किस्मत आज फिर से इतने सालों बाद ले जा रही है मुझे वहाँ, जहाँ वो पहली बार मुझे मिली थी, जो मेरे स्मृतियों से कभी अलग तो नहीं हुई पर मन की गहराइयों में कहीं दब चुकी थी। लेकिन समय ने आज फिर उसकी स्मृतियों को गहरे गड्ढे से उभार दिया था। ऐसा लगता है जैसे किस्मत उस जगह फिर से मुझे उन पुरानी स्मृतियों के धागों से नई यादें बुनने ले आई हो। तभी 8 साल के वासु पराग के बेटे की आवाज़ आई, पापा यह कितनी सुंदर जगह है, यहाँ कितने ऊंचे पहाड़ और झरने भी है। हाँ बेटे, झरने भी है। झरने की बात से पुरानी स्मृतियों का एक और धागा खींच गया था पराग के मन में। उनकी गाड़ी जैसे ही उस कस्बे के अंदर घुसी, उसके कानों में जैसे पुरानी यादों का कोई मीठा सा बुद्धू कहकर आवाज़ टकराई हो। ये क्या स्मृतियों की आवाज़ें भी होती है क्या? पराग मन में सोच रहा था कि तभी पीछे से प्रीति बोली, पराग हम पहुंच गए। वह एक सरकारी आवाज़ था। पराग मन में उसे देखते हुए बोला, ओह अच्छा है इस बार दूसरा रूम मिला, पिछली बार वाला तो टूट फूट चुका होगा। क्या हुआ पराग, आप कहीं खोए हुए से लग रहे हैं? कुछ नहीं प्रीति, मैं यहाँ पहले भी 2 साल ड्यूटी कर चुका हूँ। इस जगह को देखकर पुरानी यादें याद आ रही हैं। अब तो यहाँ के लोग मुझे भूल भी चुके होंगे। 18 सालों में कितना कुछ बदल गया है। जंगल कम हो गए हैं, घरों की संख्या बढ़ गई है, इमारतें बड़ी हो गई हैं। प्रीति मन ही मन कह रही थी, इंसान को अपने अतीत से कितना प्यार होता है। अतीत की याद और भविष्य की चिंता में इन दोनों के बीच वर्तमान बेचारी पीस जाती है। बेचारा, यहाँ अतीत कोई और है जिसे मैं जानती नहीं, भविष्य वासु है और वर्तमान बेचारी मैं, जिस पर पराग कभी ध्यान ही नहीं देते। प्रीति हमेशा यह महसूस करती थी कि पराग उसके होकर भी उसके पूरी तरह नहीं थे। अगली सुबह पराग और वासु घूमने निकले थे अपने पुरानी सरकारी आवास के पास। वहां से गुजरते हुए पराग ने देखा वह बिल्कुल खंडहर हो चुके थे। घर के बगल वाले कमरे पर नजर पड़ी तो वह दंग रह गया। वह आज भी वैसा का वैसा था, लेकिन उस कमरे में तो कोई नहीं रहता। वो तो 18 साल पहले ही उसे छोड़कर चले गए थे। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया। वह वहां से आगे बढ़ गया और ठीक उसी समय उसके पीछे से उस कमरे का दरवाजा खुला और 2 चमकती बड़ी बड़ी आंखें उसे घूरने लगी। अब जबकि पराग उसी जगह पर था तो उस कमरे से जुड़ा उसका पुराना मुंह जब तक उसे उस ओर खींच लेता। उस दिन शाम को वासु का हाथ पकड़कर जब वह टहल रहा था तो उसने देखा उस कमरे का दरवाजा खुला था। अच्छा, तो कोई रहने लगा है उस कमरे में, तभी तो इतना साफ सुथरा दिख रहा था। उसी समय उसने दरवाजे पर उसे देखा। उसने दोबारा अपनी आंखें मली। ये कैसे हो सकता है? पर नहीं, वो वहाँ थी। सोमा इतने सालों बाद। वह जरा पास पहुंचा। उसने देखा सोमा की नजरें वासु को निहार रही थी। जब तक पराग और वासु उस कमरे के पास पहुंचे, वह दरवाजा बंद करके अंदर जा चुकी थी। इतनी रुखाई किस बात की? बात तो कर सकती थी ना। अच्छा, हो सकता है उसका पति अंदर हो, उसको पसंद ना हो। सोमा का अजनबियों से बात करना, अब मैं उसके लिए अजनबी ही तो हूँ। पराग मन ही मन बड़बड़ा रहा था। अगली शाम पराग, वासु और प्रीति तीनों उस ओर टहलने निकले थे तो पराग ने देखा उस कमरे का दरवाजा बंद था। दरवाजे पर ताला लटक रहा था। अच्छा, कहीं गई होगी अपने पति के साथ, पराग फिर बुदबुदाया। उस रास्ते से गुजरते हुए 1-2 बार और पराग ने सोमा को अकेले ही दरवाजे पर खड़ा पाया था। वह सोच रहा था, वो बात क्यों नहीं करती मुझसे? हो सकता है उसने जो मेरे साथ किया ये सोचकर उसे शर्म आती हो।
लेकिन ऐसा लगता है जैसे अकेले ही रहती है। क्या हुआ, पति ने छोड़ दिया क्या, या खुद ही छोड़ आई? बच्चे, पर बच्चे तो होंगे उसके, या वो भी नहीं। फिर इतना लंबा जीवन अकेले कैसे काटेगी? क्या करने आया हूँ, क्या हो रहा है? ड्यूटी पर तो ध्यान ही नहीं लग रहा, सारा मन सोमा पर ही अटका हुआ है। कहीं प्रीति कुछ गलत ना समझ ले, वो क्या सोचेगी? एक बार सोमा से बात हो जाती मेरी तो भटकते मन को शांति मिले। 18 साल पहले इसी जगह जब पराग की पहली पोस्टिंग हुई थी, यहाँ के पंचायत विभाग में अधिकारियों के पद पर। सोमा उसके सरकारी घर के बगल वाले कमरे में रहती थी। पहली ही नज़र में पराग उसके भोलेपन और सुंदरता की ओर आकर्षित हो गया था। अपनी सहेली ईरा के साथ कई बार हंसती खिलखिलाती और तिरछी नज़रों से पराग को देखती सोमा उसके सामने से गुजर चुकी थी। एक दिन उसकी माँ आई थी पराग के पास। बाबू, अगर आप चाहो तो सोमा को अपने यहाँ काम पर रख लो, खाना झाड़ू बर्तन कर देगी आपका। पराग का मन तो नहीं था, लेकिन सोमा इसी बहाने उसके सामने रहेगी, ऐसा सोचकर उसने हाँ कर दी। ठीक है, उसे कल से भेज दीजिएगा। सोमा अगले दिन से ही उसके यहाँ आने लगी थी। घर के बगल में ही उसका कमरा था। जब तब यहाँ से वहाँ फुदकती रहती, यहाँ तक कि रात को भी पराग को खाना खिलाकर ही अपने घर जाती थी। जब पहली बार पराग ने कहा था, सोमा कितना अच्छा खाना बनाती हो तुम, कैसे तो खुश हुई थी वह। और जब पराग ने बड़ी हिम्मत करके कहा था, क्या हमेशा के लिए हमारी खाना बनाने वाली बनोगी, वह तुनक कर बोली थी, तो क्या बस खाना ही बनवाओगे तुम हमेशा हमसे, हुक्म चलाएंगे हम तुम पर? पराग बेचारा देखता रह गया था। ने ऐसे जवाब की अपेक्षा नहीं की थी। फिर जब सोमा को समझ आया कि उसने क्या कह दिया तो सीधे अपने कमरे की ओर भाग गई। उस दिन यह बात तो साफ हो गई थी कि सोमा भी पराग को चाहती थी। एक दिन उस पहाड़ी के पास वाले झरने तक घूमते हुए चले गए थे दोनों। पराग ने पूछा था, तुम्हारा नाम सोमा किसने रखा? अरे वो मैं सोमवार को पैदा हुई थी ना, तो मेरा नाम सोमा हो गया। अच्छा, तब तो मैं बुधवार को पैदा हुआ था, तो तुम्हारा नाम बुद्धू होना चाहिए था। ये बोलकर वो जोर से खिलखिला पड़ी थी। पराग उसे हंसते हुए देखकर खुश हो गया था। एक झरना सोमा के सफेद मोतियों जैसे दांतों में भी उभर आया था। हंसी का झरना। तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? तुम इतने बड़े साहब, मैं एक गरीब लड़की। लो, इस झरने की कसम खाता हूँ, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। इन झरनों की कसम का क्या, ये तो बहते रहते हैं। अच्छा बाबा, इन पहाड़ों की कसम, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस दिन ट्रांसफर के बाद पराग जा रहा था। सोमा, तुम इंतजार करना, मैं कुछ दिनों में ही तुम्हें लेने आऊँगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी और मैं सिर्फ तुम्हारी ही रहूँगी। 1 महीने बाद वादे के मुताबिक पराग अपने माँ पापा को मना कर ले आया था, लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो इस कमरे में ताला लटक रहा था। सोमा का परिवार कहीं नहीं था। ईरा ने बताया, सोमा की शादी हो गई है। उसके माँ बाप इस कस्बे को छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। जैसे कुछ टूटकर बिखर गया था पराग के अंदर। वह बड़बड़ा रहा था, हाँ, पहाड़ों की कसम या झरने की कसम, कसम तो मैंने ली थी। वह तो आज़ाद थी ना कुछ भी करने के लिए। पराग सोच ही रहा था कि अचानक आवाज़ आई, पराग, पराग, वासु नहीं दिख रहा, कहाँ गया? अरे बाहर ही होगा, खेल रहा होगा, मैं देख कर आता हूँ। जब पराग बाहर निकला तो देखा
वासु घर से कुछ दूर उसी कमरे वाले रास्ते पर था और उस ओर जा रहा था। जब तक पराग वहां पहुंचता वासु कमरे के अंदर जा चुका था। कुछ देर पराग बाहर ही खड़ा रहा। घमंडी कहीं की, जब तक वह मुझे बुलाएगी नहीं मैं खुद उस कमरे में नहीं जाऊंगा। जब वासु बाहर आया तो पराग ने वासु से पूछा, बेटा आंटी कुछ बोल रही थी? नहीं, बस उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया। वहाँ और कौन कौन था? कोई नहीं, वह अकेली रहती है ना? अच्छा, तो मेरा शक सही था, अकेली रहती है वो। अब पराग उसकी हालात को जानकर और बेचैन हो गया था। अगले दिन पराग उसकी हालात जानकर और बेचैन हो गया था। अगले दिन पराग को ऑफिस से आते समय ईरा दिखाई दी। शायद ससुराल से वापस आई थी। पराग दौड़कर उसके पास गया। ईरा तुम कब आई? देखो मेरी पोस्टिंग फिर यहाँ हो गई। ईरा उसे फटी आंखों से देख रही थी। ऐसा क्या देख रही हो तुम? और सोमा भी तो यही है, पर मुझसे बात क्यों नहीं करती? अकेली उसी कमरे में रहती है। तुम जानती हो उसके साथ क्या हुआ है? ईरा की आंखें अब और फट गई थी। बिना कुछ जवाब दिए वहां से भाग गई। पराग अपनी परेशानियों में उलझा हुआ घर की ओर जा ही रहा था कि रास्ते में उसी कमरे के पास एक आदमी उसे टकराया। वह बहुत डरा हुआ था। पराग को देखते ही कहने लगा, अरे साहब, उस कमरे में तो कोई चुड़ैल रहती है। मैं आज उसी वीरान से पुराने कमरे के समीप चला गया था तो देखा एक लड़की, बिखरे बाल, लाल आंखें, लंबे लंबे नाखून थे उसके। वो उस कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसके पांव जमीन पर नहीं थे, वह हवा में लटक कर चल रही थी। मुझे देखते ही ऐसे चीखी जैसे खा ही जाएगी। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूँ। पराग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह आदमी बड़बड़ाता हुआ आगे चला गया। पराग अब अपने घर की ओर जाने वाले रास्ते से वापस मुड़ चुका था। वह अब ईरा के घर जा रहा था। पराग शाम को घर के बाहर स्तब्ध सा बैठा हुआ था। उसके जेहन में रह रहकर पुराने दिन कौंध रहे थे। प्रीति बोली, पराग वासु नहीं आया अभी तक, जरा बाहर देख लो। पराग उठकर, वह जानता था वासु कहाँ मिलेगा। वह उसी कमरे की ओर बढ़ गया। पराग अब उस कमरे के दरवाजे पर था। वासु का सिर सोमा के गोद में था। वह उसका सिर सहला रही थी। पराग अंदर घुस गया। सोमा झट खड़ी हो गई। वासु, तुम घर जाओ बेटा, मम्मा बुला रही है, पराग ने कहा। सोमा दीवार से चिपक कर खड़ी हो गई थी। वह बोली, वासु बिल्कुल तुम पर गया है। तुमने ऐसा क्यों किया सोमा? क्या किया? तुम्हारा ही इंतजार ही तो कर रही थी। फिर वह शरारत से बोली, तुम्हारे बालों में अब सफेदी आ गई है, तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो। मैं तो वहीं रुक गई न बुद्धू, 1 इंच पल भर भी तो आगे नहीं बढ़ी। तुमने ऐसा क्यों किया? तुमसे दूर होकर नहीं रह सकती थी ना, इसलिए जीवन ही खत्म कर लिया। माँ बाबा ने कहा तू मर जाओ सोमा, पर बिरादरी से बाहर तेरा ब्याह नहीं हो सकता। समाज में हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा। वे ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। ब्याह के 4 दिन पहले माँ बाबा किसी काम से शहर गए थे। उस दिन ही मैंने इसी कमरे में अपना जीवन खत्म कर लिया। आग रो रहा था। तुम तो ऐसे रो रहे हो जैसे आज ही मरी हूँ मैं। वो हंसने लगी। तुम्हारी मजाक करने की आदत नहीं गई, सोमा फिर कहने लगी। तब से कई लोगों ने इस कमरे में आने की कोशिश नहीं की, पर मैंने ऐसा होने ही नहीं दिया। लोगों ने इस कमरे को भूतिया नाम दे दिया। मेरा शरीर भी इतने सालों से इसी कमरे में पड़ा रहा।
मैंने किसी को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं दिया। शुरुआत में तो इस कमरे की ओर कोई आता भी नहीं था। तुम जिस घर में रहते थे वह भी बंद कर दिया गया। इधर देखने से भी डरते थे लोग। कई लोग तो मेरे खौफ के कारण इस कस्बे को छोड़कर भाग गए। मैं इस कमरे में किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। केवल तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मैं यहाँ। सालों से बंद पड़ा रहा कमरा। मैं तुम्हें लेने आया था, मगर इरा ने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारी शादी हो गई और मैं लौट गया। कोई बात नहीं, आज तो आ ही गए। इरा ने सोचा होगा मेरी मौत तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए तुमसे झूठ कहा होगा। हाँ, आज इरा ने ही मुझसे सारी सच्चाई बताई। विवाह का संस्कार तुम्हारे हाथों ही चाहती थी मैं, पर अब वह इच्छा भी ना रही। क्यों? मैं चाहती हूँ कि अब वासु के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो। यदि तुम ऐसा करवा सको तो करवा दो। हाँ, प्रीति से इजाज़त जरूर ले लेना। ऐसा कहकर सोमा ने एक विशेष स्थान की ओर इशारा कर दिया। वहाँ सोमा की अस्थियाँ पड़ी हुई थी। पराग ने हाँ में सर हिला दिया। अब कहो तो अलविदा ले लूँ। अपना वासु और प्रीति का ध्यान रखना। कुछ देर बाद वासु प्रीति को लेकर वहाँ आया। प्रीति ने देखा पराग दीवार को अपने हाथों से सहला रहा था। प्रीति ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो वह फफक कर रो पड़ा। उसने प्रीति को सारी बातें बताई और पूछा, क्या वासु सोमा का अंतिम संस्कार कर सकता है? प्रीति बोली, एक बात कहूँ? बोलो। सोमा दीदी आपसे भी अच्छी थी। पराग ने प्रीति को गले से लगा लिया। आज प्रीति को लगा जैसे उसने पराग को पूरा पा लिया। सोमा का अंतिम संस्कार हो गया था। कस्बे के लोग बहुत खुश थे कि वह भूतिया कमरा अब ठीक हो गया था। उनके मन से उस कमरे का खौफ निकल चुका था। वही पराग को वह आबाद कमरा अब भूतिया और वीरान लग रहा था। हाँ, उन पुराने स्मृतियों के धागों ने नई स्मृतियाँ बूंद ली थी, जो पहले से कई अधिक सुनहरी और हसीन थी।